भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट, नागपुर प्रेसिडेंट दयाशंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। पहला मेरा ये सवाल रहेगा, ग्रास रूट पे किस तरीके से आप और मजबूत करेंगे बीजेपी को, और क्या क्या आपके आगे की रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के समय से ही हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की टीम भारतीय जनता पार्टी की है। सबके साथ रह करके किसी न किसी पद पर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं मध्य नागपुर युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, मैं नागपुर शहर युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी नगर में मंत्री रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का विद्यार्थी संयोजक रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का विदर्भ प्रदेश का प्रवक्ता रहा। ये सारे दायित्व का निर्वहन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शहर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसलिए अन्य पदों पर काम करते समय पूरे नागपुर शहर के कार्यकर्ताओं से मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध है और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद जितनी पुरानी टीम है, जिनको हम लोग सीनियर कार्यकर्ताओं की टीम बोलती है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसका मुझे व्यक्तिगत फ़ोन नहीं आया। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ताओं की टीम है वह तो अपनी ऊर्जा के साथ काम कर ही रही है, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी टीम जो कहीं ना कहीं ऐसा समझिए कि जनरेशन गैप होने के कारण इस मुख्य प्रवाह में शामिल नहीं हो पाती थी और होती भी थी तो थोड़ा अपने आप को दूर रखती थी। उनको ऐसा लग रहा है कि आज हमारे बीच का हमारा साथीदार अध्यक्ष बना है, इसलिए उस सारी टीम को जब हम सक्रिय करेंगे तो काम करने वालों की संख्या दुगनी हो जाएगी और नैसर्गिक रूप से जब कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी हो जाएगी तो दुगनी गति से भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट लेवल पर काम होगा और उसके कारण बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचने में सक्रियता से सहभागिता लेगी। और पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का सामंजस्य होने के बाद एक विशेष अंतर है। अगर कोई नौजवान लड़का घर में पत्रक देने के लिए गया तो आदमी पत्रक लेकर के बाहर से वापस भेज देता है, लेकिन कोई बुज़ुर्ग गया तो उसे घर में बैठाता है। हमने इस बार ऐसा टारगेट रखा है कि बाहर से पत्रक दे के पोस्टमैन नहीं बनना है, घर के अंदर बैठना है, 15 मिनट घर वाले से बात करना है, अपने विकास की चर्चा करना है। और जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले समझिए महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के जितने महापौर रहे हैं, मेरे से पूर्व भी जो महापौर रहे हैं, यानी देवेंद्र जी के महापौर के कार्यकाल से लेकर आज तक जो जो विकास के काम हमने किए हैं अन्य क्षेत्रों में, उस सबकी जानकारी 15 मिनट 20 मिनट घर में बैठ करके उससे व्यक्तिगत चर्चा करना। कारण चुनाव के समय तो लोग बार बार जाते हैं, लेकिन चुनाव के व्यतिरिक्त तो उनके घर में जा कर के बैठना, उनसे चर्चा करना और बातें करना। इसके दो फायदे हो गए। एक फ़ायदा तो यह होगा कि नवीन कार्यकर्ता से अगर किसी की नाराज़ी है तो पुराने कार्यकर्ता को बता देगा, और भारतीय जनता पार्टी से काम से भी, नगर सेवक से भी किसी की नाराज़ी है तो वो अभिव्यक्त कर देगा। कारण हम लोग राजनीति का वोट मांगने नहीं जा रहे, और जब नाराज़ी हमारे पास तक आएगी तो उसकी नाराज़ी के निवारण के लिए हमारे पास 2-3 महीने का समय है। हम उसका निराकरण करेंगे और नाराज़ी को दूर करके भारतीय जनता पार्टी से उसको जोड़ेंगे। इस दृष्टि से ग्रास रूट लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को साथ में लेकर के काम करना हमारी भूमिका है। जिस तरीके से अभी अध्यक्ष बनने के बाद से सबसे पहला आपका पड़ाव रहेगा जो अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या तैयारियां देख रहे हैं और किस तरीके से इसकी तैयारी आप कर रहे हैं? वैसे भी नागपुर महानगर पालिका के अंतिम महापौर के रूप में आने वाली महानगर पालिका में, दोबारा महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ में पिछले समय से ज़्यादा सीट जीत करके सरकार बने, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी और मैं उसमें क्रियाशील रहने ही वाला था। लेकिन अब मुझे अध्यक्ष भी बना दिया गया, तो इसलिए अंतिम महापौर और अध्यक्ष इस दृष्टि से मेरी जिम्मेदारी दोगुनी हो गई, दोहरी हो गई। इसलिए दुगनी जिम्मेदारी से के साथ में मैं इसको क्रियाशीलता से परिपूर्ण करना चाहूँगा। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जब मैं महापौर था तो महापौर के कार्यकाल में कोविड था, कोविड की सेकेंड वेव थी। सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक और संघर्ष वाली वेव थी। उस समय काम करते समय शहर के बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका आया। शहर के जितनी मेडिकल फैटर्निटी है सबके साथ मिलकर काम करने का मौका आया। शहर के करीब 350 NGOs है जिनके साथ मिलकर के कोविड से हमने लड़ाई लड़ी, और उस संकट के कार्यकाल में जब रोज़ 750 पेशेंट निकल रहे थे, इस शहर की जनता और जनाभिमुख संस्थाओं को साथ में लेकर के, छोटे छोटे गणेश मंडल, दुर्गा मंडल, शारदा मंडल, मस्करिया गणपति मंडल, क्रीड़ा मंडल, स्पोर्ट्स टीम, इनको साथ में लेकर के हमने उस संघर्ष को लड़ा। और लड़ते समय मैं भले महापौर के पद पर था, लेकिन उनके साथ मेरे सामान्य नागरिक जैसे संबंध उस दिन भी रहे और मैं संबंधों को निभाने वाला हूँ, इसलिए आज भी संबंध है। ये सारे लोग जो संघर्ष के कार्यकाल में मेरे साथ थे,
उन सब से चर्चा करके सकारात्मक रूप से, नैसर्गिक है कि उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोविड से लड़ते समय जो सामान्य संस्थाओं का, स्वायत्त शासी संस्थाओं का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का साथ दिया, अगर वो नहीं दिया होता तो मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में होती। और ये सब ने नज़दीक से मेरे साथ मिल करके देखा है। तो एक बार संकट के समय जिन्होंने साथ दिया उसका ऋणानुदेश करने का मौका है, ऋण उतारने का मौका है। तो 350 सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर के, उनमें से जो लोग पॉलिटिकल विल के साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो नहीं जुड़ना चाहेंगे उनसे सहानुभूति रखने की अपेक्षा करेंगे, और एक नई टीम 350 NGOs की तैयार करके हम महानगर पालिका के युद्ध में हम एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। और मैं तो इस विचार का व्यक्ति हूँ कि अगर किसी प्रकार का रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कैटलिस्ट डाल दो तो रिएक्शन तेज हो जाता है। ये जो सामाजिक संगठनाएं हैं, जो गणेश मंडल, दुर्गा मंडल, शारदा मंडल हमारे साथ जुड़ के काम किया है, ये सब अगर उस चुनाव में हमारे साथ आ जाएगा तो कैटलिस्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जिस तरीके से आपके पहले के जो अध्यक्ष थे बंटी कुकड़े, उनका कार्यकाल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, विधानसभा चुनाव रहे या बाकी चीज़ें रहे, उनसे आपका कार्यकाल किस तरीके से हम अलग देख सकते हैं? क्या और एग्रेसिव डिसीजंस लिए जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, या फिर जिस तरीके से नागपुर RSS का गढ़ माना जाता है तो और भी कोई उनको साथ लेकर कुछ और किया जा सकता है? संगठन के अध्यक्ष का पद, इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति ये संगठन के दायित्व का निर्वहन करने के लिए होता है, और संगठन के सारे लोग उसको मदद करके उसके कार्यकाल को अच्छा संचालित करने की कोशिश करते हैं। बंटी जी अध्यक्ष थे, हम सब लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में बंटी जी का साथ दिया। आज मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मेरे साथ भी वही भूमिका रहेगी जो बंटी जी के साथ रहेगी। इसके पूर्व भी जो अध्यक्ष थे उनके साथ भी वही भूमिका रहेगी। नैसर्गिक रूप से संगठन के अध्यक्ष का दायित्व सबको साथ में लेकर के काम करने का होता है, और मेरा मूल स्वभाव ही कार्यकर्ताओं के साथ में काम करने का रहा है। इसलिए बंटी जी के कार्यकाल में जो बात आगे बढ़ी थी उसको और आगे तक ले जाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। और अध्यक्ष पद पे आदमी का बैठना ये रिले दौड़ है। एक आदमी दौड़ता है, बैटन दूसरे के हाथ में देता है, दूसरा आदमी दौड़ता है, फिर तीसरे के हाथ में बैटन देता है, और सबकी दौड़ने की गति अच्छी रहे तो टीम जीतती है। कुल मिला के टीम वर्क का काम है। तो टीम वर्क का काम करने का मुझे अच्छा अनुभव है। मैं बंटी जी के जो काम संगठन के दृष्टि से उन्होंने प्रारंभ किए थे, जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली थी, उसमें और गतिशीलता लाने की दिशा में प्रयास करूँगा। आखिरी 1-2 सवाल लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तरफ आपने एक मशाल रैली निकाली थी जिसमें मैंने कवर करने आया था। किस तरीके से आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और क्या भारत ने इस बार साबित कर दिया है कि विश्व पटल पे हमारी जो सेना है वो किसी भी सुपर पावर सेना से कम नहीं है? भारतीय सेना का जितना गौरव किया जाए, जितना सम्मान किया जाए, जितनी स्तुति की जाए उतनी कम है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना न कल कम थी, न भारतीय सेना आज कम है। भारतीय सेना युद्ध के भूमि पर कभी भी पीछे नहीं रही। 1962 का जो चीन का युद्ध है, उस अपवाद को अगर हम छोड़ दें तो हमेशा भारतीय सेना ने ज़मीन पर जब जब लड़ाई हुई है उसमें जीतने का काम किया है। लेकिन जब जब हम टेबल पर चर्चा करने के लिए पहुँचे तो टेबल पर भारतीय समाज का जो राजनीतिक नेतृत्व रहा है हमेशा पराजित हो गया। अब देखिए, मेरी सेना जब पाकिस्तान में घुस गई तो पंडित नेहरू जी ने उस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले गए, और POK आज पाकिस्तान के पास है। आदरणीय लाल बहादुर जी शास्त्री, जिन्हें हम जय जवान जय किसान के नाम से जानते हैं, उनके कार्यकाल में मेरी सेना लाहौर तक घुस गई। लाहौर तक भारतीय सेना ने अपना कब्जा कर लिया। ताशकंद समझौता हुआ, शास्त्री जी की वहाँ पर हत्या हो गई, और टेबल पर हम लोग जीती हुई सारी ज़मीन हार गए। 1971 की लड़ाई हुई। भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानियों को, सैनिकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। विश्व के इतिहास में 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बनाना, ऐसा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को, एक भारतीय सेना को ये गौरव हासिल है। इंदिरा जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी देश की 93,000 सेना आपके पास है और वो आपसे चर्चा करने के लिए आया है, तो आपने विन विन पोजीशन में होना चाहिए।
हम चर्चा करते समय हमारे 55 पायलट पाकिस्तान के कब्जे में थे। हमने 93,000 छोड़ दिया, लेकिन 55 भी वापस नहीं ला सके। जो जीती हुई ज़मीन थी वो भी हमने वापस दे दिया। आप कल्पना कीजिए कि अटल जी ने संसद में कहा था कि 1905 में अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया कि बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए, कारण कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। तो उन्होंने सोचा बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए। तो भारत के तात्कालीन नेतृत्व ने आंदोलन किया, और भारत के इतिहास में उसमें लाल, बाल और पाल 3 नाम हम जानते हैं। लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सर विपिन चंद्र पाल। इन तीनों ने मिलकर के पूरे देश में बंग भंग आंदोलन किया कि बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, और गुलामी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया। अंग्रेज़ों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। अटल जी ने संसद में कहा था कि लाल बाल पाल को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला लो, श्रद्धांजलि हो जाएगी करके। शायद उस बात को हमने सुन लिया होता, और 93,000 सैनिक हमारे युद्धबंदी थे, तो हम अपनी कंडीशन डिक्टेट करने की स्थिति में थे। तो यह जो सरदर्द आज बांग्लादेश हो गया है, और जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है, हमको ये सब नहीं भोगना पड़ता। हमारा शासन रहता और हम उसको संचालित कर सकते थे। ये सारी चीज़ें जो है ये दिखाती है कि युद्ध भूमि में तो सेना जीती। एकमात्र कारगिल का युद्ध ऐसा रहा जिसमें हम जीते भी, और हमने कोई ज़मीन का टुकड़ा उनको वापस नहीं दिया। इस बार युद्ध ऐसा हुआ कि हमारे सैनिक को सीमा के बाहर जाना ही नहीं पड़ा, और उनके घर में घुस घुस करके हमने मारा। ये क्यों संभव हो सका? ये इसलिए संभव हो सका कि जो राजनीतिक नेतृत्व था, उस राजनीतिक नेतृत्व ने 2014 के बाद भारतीय सेना को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। अब आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका नाराज हो जाएगा, इसलिए नरसिंह राव जी परमाणु विस्फोट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 13 दिन की सरकार में भी प्रमोद महाजन जी से अटल जी ने पहली फाइल बुलवाई तो परमाणु विस्फोट की बुलाई। ये बात अलग है कि 13 महीने की सरकार में परमाणु विस्फोट किया, 13 दिन में नहीं कर सकते थे। एक इच्छा शक्ति चाहिए कि मेरी सेना मजबूत रहेगी तो मेरा राष्ट्र मजबूत रहेगा। स्वातंत्रवीर सावरकर ने कहा था कि सैन्य शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। 2014 से अभी तक भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी निधि का नियोजन किया। भारत सरकार ने रिसर्च के सेक्टर में भारतीय सेना के DRDO को बहुत ज़्यादा निधि देकर के उस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार किया। अब आप कल्पना कीजिए कि हम किसी विदेश से जहाज़ खरीदते थे, आज हमारा जहाज़ तेजस उड़ता है। हम किसी विदेश से मिसाइल खरीदते थे, आज पृथ्वी अग्नि हमारी मिसाइल है। आप कल्पना कीजिए कि हम सैटेलाइट को भी भेज सके ऐसा प्रक्षेपास्त्र हमने अपने देश में स्वदेशी तकनीक से बना लिया है करके। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल विश्व का नेतृत्व कर सके ऐसी हमने बना ली है करके। ये सब हमारे पास थी, और विश्व बाजार में इसकी मांग भी थी। लेकिन हमारी सेना ने बता दिया कि हम केवल शस्त्र बनाते नहीं हैं, अगर मौका पड़े तो उसका उपयोग करना है तो सटीकता के साथ हम कर भी सकते हैं। किसी दूसरे से सामान खरीदना और खुद ने टेक्नोलॉजी विकसित करके सामान बनाना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमने देखा कि हमारे MiG-21 ने भी F-16 को गिरा दिया था। आज तो F-16 भी गिर गया, चीन का जहाज़ भी गिर गया, चाइना की मिसाइल भी गिर गई, तुर्की के और चाइना के ड्रोन भी गिर गए, और हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। हमने अपने घर में बैठे बैठे पाकिस्तान को जिस हद तक नुकसान पहुंचा सकते थे, 11 हवाई अड्डे जहां से हवाई जहाज उड़ान भर सकते थे, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। कि पाकिस्तान कितना भी शक्तिशाली हो, हवाई जहाज उड़ेगा तो वो असर करेगा। उसकी हवाई पट्टी ही हमने ख़त्म कर दिया। ऐसे 11 हवाई अड्डे को हमने ख़त्म कर दिया। आतंकियों के 9 ठिकाने को हमने ख़त्म कर दिया। केवल POK नहीं, रावलपिंडी तक हम चले गए, सरगोधा तक, लाहौर तक चले गए हम। क्या बचा? पूरी पाकिस्तान को केवल घर में बैठ कर के हमारी सेना ने जिस प्रकार से पराजित किया, ये भारतीय सेना का शौर्य है, और भारतीय सेना के शौर्य को हम नमन करते हैं। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नाम तय किया, और मैं तो उनकी कल्पना शक्ति को दाद देता हूँ कि आतंकियों ने
केवल पुरुषों का हत्या की, बलिदान लिया, और केवल इसलिए लिया कि वो हिंदू थे, केवल इसलिए लिया कि वो हिंदू थे। आप कल्पना कीजिए कि हत्या किए हुए लोगों के पैंट खुले हुए हैं, आप जांच रहे हैं वो हिंदू है मुसलमान है, उससे कल्पना कर रहे हैं कि वो कलमा पढ़े। वो बेचारा हमारा नरवाल सेना का अधिकारी, जिसकी शादी को 5 दिन नहीं हुए, तो उससे पूछते हैं कि आपको कलमा पढ़ना आता है क्या? सहजता से बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे कैसे आएगा, और गोली मार देते हैं। ये जो नृशंस और पाशविक कार्य हमारे नागरिकों के साथ में वहाँ के आतताइयों ने किया, तो कहीं ना कहीं बहनों को बैठाल करके रखा, उनके सामने भाइयों की हत्या करी, तो कहीं ना कहीं उनके सुहाग का सिंदूर उजड़ गया, ऐसा हमारे यहाँ मुहावरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर का बदला मैं सिंदूर से लूँगा, ये शब्द का उपयोग किया और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और केवल ऑपरेशन सिंदूर रखा और सिंदूर के लिए ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। ये जो सिंदूर शब्द है ना, इस सिंदूर शब्द को आप अंग्रेजी में लिखिए तो SIND सिंध और DOOR डोर। इसका मतलब हमने केवल सिंदूर का बदला सिंदूर से नहीं लिया, अब सिंध को भी तुमसे दूर कर दिया, अर्थात सिंध नदी का पानी हमने समाप्त कर दिया, वो भी इसी अक्षर में समाविष्ट है। और तीसरी चीज़ ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एयर स्ट्राइक करी थी तो उसका नाम बंदर रखा था। बंदर को हम लोग देवता के रूप में पूजते हैं और उस बंदर को हम लोग वीर बजरंग बली के रूप में पूजते हैं, और बजरंग बली की पूजा सिंदूर लगा के ही हम करते हैं। तो हमने पहले बंदर भेजा था, अब उसको हमने सिंदूर लगा दिया। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है कि ज़्यादा मस्ती मत करना, नहीं तो हनुमान बना दूंगा करके। हम जो चाहते थे हमने वो कर लिया, लेकिन ये करते समय नागरिकों को तकलीफ़ नहीं दी। सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, और वो हम पर जब पलटवार कर रहे थे तो उनके वो सैन्य ठिकाने जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, केवल उनको मारने की कोशिश करी। इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान ने हमारे नागरिक ठिकानों पर बम वर्षा करने की कोशिश करी, जिसको हमने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, और वो कहीं भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये बात ज़रूर है कि इस लड़ाई में भारतीय सेना के कुछ जवान शहीद हुए। उन शहीद जवानों के बलिदान से ही, उनके रक्ताभिषेक से ही भारत माता इस युद्ध में विजय प्राप्त करी है, इसलिए उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। उनके परिवार को आने वाले कार्यकाल में भारत सरकार के माध्यम से मिलने वाली सुविधा से पुनर्जीवन मिल जाएगा। हम प्राण तो नहीं दे सकते, लेकिन प्राणवायु देने की कोशिश कर सकते हैं, भारत की सरकार देगी, और भारत की जनता उस बलिदान को याद रखेगी कि किस प्रकार से अपने शौर्य का परिचय करते हुए कम नुकसान में हमने यह सब किया है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने काम किया है, इसलिए भारत सरकार का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक और संदेश माननीय मोदी जी ने दिया है। वो संदेश यह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सारी ब्रीफिंग हमारी 2 बहनों ने की, सारी ब्रीफिंग 2 बहनों ने की। उन बहनों में भी हमारी एक बहन जो थी वो इस्लाम को मानने वाली थी, और उस बहन से जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताई कि मेरी जो परदादी थी वो तो झांसी रानी की सेना में भी लड़ी है करके। झांसी रानी की सेना का जो तोपची था उसका नाम काले खान था, जिसने झांसी रानी को कहा था कि तुम यहाँ से निकलो, इनको मैं संभाल लूँगा, और झांसी रानी को वहाँ से किले से बाहर निकलने का मौका दिया था। इस देश का हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रीय एकता के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहा है, इसलिए जो भूमिका उस समय काले खान ने झांसी की रानी के साथ निभाई, वही भूमिका अभी उस परिवार की बेटी ने भारत की सेना में रहते हुए निभाई है कर। इसलिए भारत जब भी मौका पड़ता है, भारत पूरी ताकत के साथ एक रूप में खड़ा है। जो सोचते हैं कि भारत हिंदू में, मुसलमान में बढ़ जाएगा, दलित और स्वर्ण में बढ़ जाएगा, भाषा में बढ़ जाएगा, संघर्ष करेगा, वे सारे लोगों के दिवा स्वप्नों को दिन में चूर करने का काम भारतीय सेना ने अपनी एकता और शक्ति से दिया है। मैं पुनश्च भारतीय सेना का नमन करता हूँ। आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। जिस तरीके से काफ़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, अभी हमने एयर स्ट्राइक की भी बात की कि रावलपिंडी के एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया था ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा। उसके बाद में एक थ्योरी बहुत वायरल हो रही है, क्योंकि वो थ्योरी के अनुसार मिस्र का एक विमान देखा गया जो बोरॉन कैरी कर रहा था। तो क्या लगता है कि भारत ने ऐसी जगह स्ट्राइक किया है जहाँ पे पाकिस्तान का दिल टूट गया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस बलबूते हमको धमकी दिया करता था, एटॉमिक पावर के तौर पे हमको धमकी दिया करता था, क्या हमने उनके कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया, ऐसा लग रहा है आपको?
जब तक अधिकृत रूप से भारतीय सेना का कोई वक्तव्य नहीं आता तो अति उत्साह में मेरे जैसे व्यक्ति ने जिम्मेदारी के पद पर रह करके ये बात करना उचित नहीं है। मुझे भी जो जानकारी मिली, मैंने भी जो फ़ोटोज़ देखे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखे हैं, लेकिन अधिकृत तौर पे न पाकिस्तान के सरकार के माध्यम से, न मिलिट्री के माध्यम से, न ही जिनका विमान उतरा उनके माध्यम से, और न ही भारत सरकार के माध्यम से ऐसी बात की गई है। हाँ, भारत सरकार ने जब भारत के तीनों सेना के प्रमुख बैठ कर के प्रेस कर रहे थे, उनसे ये प्रश्न किया गया तो उन्होंने हंसते हंसते उत्तर दिया कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि उनका परमाणु अस्त्र कहाँ रखा हुआ है करके। लेकिन वो बोल रहे हैं कि किराना हिल पर हमला हो गया तो उन्होंने ये तो बता दिया कि हमारे शस्त्र कहाँ रखे हुए हैं करके। हम लोग नकारात्मक में भी अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, कारण भारतीय कभी भी सकारात्मक विचार रखता है। इसलिए भारतीय सेना के शौर्य को नमन करता हूँ, और ऐसा अगर कुछ हुआ होगा तो उस त्रासदी से वहाँ के नागरिकों हताहत हो गए, ऐसी कोई सूचना या ऐसी कोई घटना भी अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आई है। इसलिए जब तक अधिकृत घोषणा नहीं होती तब तक कुछ कहना योग्य नहीं है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, पूरा हिंदुस्तान ये टक लगा के बैठा था कि इस बार पीओके भारत में आ जाएगा, पर उसके पहले ही सीज फायर हो गया। क्या लगता है आपको कि पीओके आने में कितना टाइम लग सकता है, और क्यों हमने सीज फायर तब किया जब हमारा अपर हैंड था? देखिए, मैंने आपको बताया इस पाकिस्तान से हमने जब जब लड़ा तब तक हमारे ही अपर हैंड रहा, हमारे ही अपर हैंड रहा। हम 93,000 सैनिकों को वापस कर दिए तो हमने क्या पाया? पाया कुछ नहीं, अपने 55 नौजवान वापस भी नहीं ला सके। भूल गए लोग, समाप्त हो गए। अब कल्पना कीजिए, तब आप कोई प्रश्न नहीं करते कि हमने क्या पाया करके। जिस दिन हमने आतंकवादियों के 9 अड्डे नष्ट कर दिए थे, उस दिन हमने हमारा लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और हम युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान ने किया, और कोई अगर हमको मार रहा है तो हम ये नहीं करेंगे कि इधर मारा तो इधर भी मार ले करके। हमने ताकत से जवाब दिया, कारण हम सक्षम थे। अपने घर में बैठ के जवाब दिया, उसकी ज़मीन पे भी नहीं जाना पड़ा। जवाब देने में हम कहीं भी कमज़ोर नहीं रहे। युद्ध उसने शुरू किया था, युद्ध रोकने की बात उसने की, और क्षमा कौन करता है? क्षमा शोभती उस भुजंग को विश्वव्याप्त जिसके अनल हो। अब कोई फटीचर आदमी क्षमा करता है क्या? क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होता है वो क्षमा करता है, जो वीर होता है वो समझौता करता है, और जो कमज़ोर होता है वो तो याचना करता है करके। इसलिए हमने युद्ध शुरू नहीं किया, युद्ध उसने शुरू किया था, ख़त्म करने का निवेदन उसने किया था। उसने भारत को परेशान करने की कोशिश की, हमने उसको नेस्तनाबूद किया। वो हमको और परेशान नहीं कर सके, इसलिए उसके टारगेट हिट किए हमने करके। लेकिन हमारी तैयारी तो 9 आतंकी सेंटर को समाप्त करने के बाद में हमने कहा था कि हमारा काम हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि आज की पीढ़ी सिंदूर लगाती है तो यहाँ छोटा सा सिंदूर लगाती है, पुरानी पीढ़ी सिंदूर लगाएगी तो यहाँ से यहाँ तक सिंदूर लगाती है। आप छठ पूजा में जाएंगे तो यहाँ से सिंदूर शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो भारत के हर प्रांत में सिंदूर लगाने की अलग अलग परंपरा है। इसलिए भारत सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर शुरू है, अभी समाप्त नहीं हुआ। उसको अगर बिहारी पैटर्न में सिंदूर लगाना है तो हम यहाँ से यहाँ तक सिंदूर लगाने में क्षमता रखते हैं करके। लेकिन अगर वो याचक बन के हमारे पास आया है तो भारत हमेशा यही चाहता है कि कम से कम नागरिकों के नुकसान होते हुए युद्ध भूमि में कम से कम अपने देश का आर्थिक नुकसान होते हुए हम विजयश्री हासिल करें। जो संदेश हम देना चाहते थे हमने संदेश दे दिया। आज भी हम पीछे नहीं हैं। आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल कतर से अपने भाषण में ये शब्द का उपयोग किया कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, मैंने चर्चा कराया। विश्व की महाशक्ति का राष्ट्रपति अगर विश्व के मंच पर अपने वक्तव्य को परावर्तित करता है और ये कहता है कि नहीं मैंने सीज फायर नहीं कराया, तो इससे स्थापित हो जाता है कि भारत कितना शक्तिशाली है और अपने निर्णय स्वयं लेता है। बाकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो ये थे दयाशंकर तिवारी, जो कि बीजेपी नागपुर अध्यक्ष बनने के बाद MSTV 24 पे पहली बार बात कर रहे थे। काफ़ी बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी राय रखी, जिस तरीके से भारतीय सेना का शौर्य
हमको ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखा और जिस तरीके से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेशन इलेक्शंस में भी उतरना है, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। अब आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए नागपुर में कैसा होगा, ये तो वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।